नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस 2-4 महीनों में मैंने एक चीज़ देखा है कि अभी जो 2-4 महीनों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ामों में मैंने एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन सॉइल। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग इंडियन सॉइल यानी कि भारत की मिट्टियाँ, इनको हम लोग अच्छे से डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि मिट्टी का निर्माण एक्चुअली हुआ कैसे है। देखिए, मिट्टियों का निर्माण जो हुआ है वो हुआ चट्टानों से, ये हम सब जानते हैं। अब चट्टानों से किस तरीके से हुआ है, तो देखिए मिट्टी का निर्माण जो होता है मुख्यतः चट्टान के टूटने यानी अपक्षय यानी कि टूटने से हुआ है। अब जब चट्टान टूटेंगी, आपस में टकराएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो चट्टानों के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो उन चट्टानों से टूट के अलग होते हैं, ठीक है। अपक्षय जिसको हम बोलते हैं अपक्षय होते हैं, ठीक है। वो जब टूट के अलग होते हैं तो उसी से हम मिट्टी क्या नाम है बनती है। अब ये चट्टान जो होती है किस किस तरीके से किन किन तरीक़ों से टूट सकती हैं, अब इनको हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले है भूकंप के द्वारा, ठीक है। अब भूकंप के द्वारा सबसे पहले किस तरीके से टूटती हैं चट्टानें, तो देखिए जब 2 बड़ी-बड़ी चट्टानें जब आपस में भूकंप या किसी और हलचल के कारण क्या होती है टकराती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो टुकड़े जो होते हैं, जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो टकराते हैं और टकराने से जो क्या होते हैं मिट्टी के जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं वो उससे अलग होते हैं और क्या होता है मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि ढलानों के द्वारा, तो देखिए ढलानों के द्वारा कैसे होता है जब जो कि पहाड़ी इलाका होता है जैसे शिमला, मसूरी, इस तरीके के जो इलाके होते हैं इसमें लैंडस्लाइड देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड एक्चुअली होता क्या है कि पत्थर की जो होता है, जो कि टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो ढलान से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। तो जब ढलान से नीचे लुढ़कते आएँगे तो क्या होगा, पत्थर भी टकराएँगे आपस में, तो उससे भी मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं वो अलग होते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ये जानें कि नदियों के द्वारा, अब नदियों के द्वारा किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है, तो देखिए एक्चुअली होता ये है कि जब नदी कहाँ से निकलती है, नदी ऊपरी पहाड़ियों से निकलती है। मान लो हम गंगा नदी की बात ले लेते हैं, आपको गंगा नदी के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। मान लो गंगा नदी हमारी ये गंगोत्री से निकली हुई है और ये हमारी मैदानी भागों में आ गई है। तो जब गंगोत्री से गंगा नदी जब बहती हुई निकलती है तो बहुत ही तेज़ी से भरभराहट के साथ में बहुत ही तेज़ी से पानी एकदम आता है गंगोत्री से। अब एक्चुअली होता क्या, जब पानी तेज़ी से आता है तो वो पहाड़ों और पत्थरों से टकराता है। तो पत्थरों से जब पानी टकराएगा तो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। और वो टूट के क्या होते हैं पानी के साथ में वो नीचे मैदानी भागों में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो भारी टुकड़े होते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं कि जो भारी टुकड़े होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं और उसके साथ में जो हल्के टुकड़े होते हैं, हल्के पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं पानी के साथ में बहते बहते चले आते हैं, ठीक है। अब जब पानी के साथ में बहते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं तो जैसे जैसे देखिए नदियों का पानी धीमा होगा, मतलब नदियों का पानी का जो वेग होगा, जो उसकी रफ्तार होगी वो धीमी होगी, तो वैसे वैसे जो मिट्टी के जो टुकड़े हैं पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं जमने शुरू हो जाते हैं और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अब हम बात करें कि गंगोत्री नदी जो पानी निकलता है वहाँ से पानी का स्पीड बहुत तेज़ होता है। अब जैसे जैसे हम लोग बिहार और पश्चिम बंगाल के एरिया में आ जाएंगे तो वहाँ पे गंगा नदी जो है उसका जो वेग है वो बहुत धीमे हो जाता है। इसीलिए देखिए हम लोग क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जब गंगा नदी जब गिरती है तो वहाँ पे वेग इतना हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो जो पार्टिकल हैं वो पानी के साथ नहीं बह पाते। तो क्या होते हैं वो पार्टिकल ज़मीन में तली पे बैठ जाते हैं और वही तली पे बैठ बैठ के पानी क्या नाम है कि जो पार्टिकल हैं बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया कई बार लेयर बाय लेयर बनाती जाती है तो वहाँ पे क्या होता है डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का कौन सा डेल्टा है, तो वो है सुंदरवन का डेल्टा। वहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों क्या नाम है कि उससे नदियों से बना हुआ डेल्टा है वो। तो वहाँ पे कई सारे जो मिट्टी की जो लेयर्स आती हैं वो जमती रहती हैं और वहाँ डेल्टा का निर्माण हो गया इन्हीं 2 नदियों से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब अगर हम जानकारी लें चट्टानों के छिद्र में घुसने से पानी जो घुस जाता है उससे क्या नाम है कि मिट्टी का निर्माण होता है। तो कैसे होता है, देखिए मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है और पानी उसमें कोई छोटे-छोटे छिद्र हैं उसमें टुकड़े में और उसमें पानी अंदर छिद्र से पानी अंदर पत्थर में घुस रहा है रिस-रिस के। तो एक टाइम बाद क्या आएगा कि ये पत्थर जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा कि फूल जाएगा अंदर ही अंदर और एकदम ये टूट जाएगा, जो टुकड़ा है वो हो जाएगा। तो इससे भी मिट्टी का निर्माण होगा। अब अगर हम बात करें कि हवा के द्वारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है,
तो देखिए हवा के द्वारा मिट्टी का निर्माण इस तरीके से होता है। देखिए हवा के द्वारा मिट्टी का निर्माण जो होता है, हवा के साथ में जो मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। जो हवा के साथ में मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। और क्या नाम है कि तो क्या होते हैं, इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि 0.006, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा 0.006 mm। तो एक जो मिट्टी का जो एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का साइज कितना होता है, 0.006 mm। इतना जो साइज का जो पार्टिकल होगा वही पार्टिकल हवा में उड़ सकता है, ठीक है। मतलब इस साइज का अगर पार्टिकल है मिट्टी का तो वो हवा में आसानी से उड़ सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार पूछा है कि किस साइज का जो पार्टिकल होता है वो आसानी से हवा में उड़ सकता है, तो वो है 0.006 mm, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें कि देखिए कि मिट्टी का जो अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन उसको हम क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन जो मृदा विज्ञान होता है इसको हम कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है, तो हम ये जानेंगे कि मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा होता है, पहले तो ये जानेंगे। तो देखिए मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा होता है, तो वो है हमारी भारत की एक संस्था है जिसका नाम है ICAR, ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, ये हमारा ICAR का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करें कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए ICAR का जो मेन मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। ICAR का मेन मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। अगर हम बात करें वहीं पे मिट्टी से संबंधित मुख्यालय कहाँ है, मतलब जहाँ पे मिट्टी का शोध होता है, जहाँ पे मिट्टी के बारे में रिसर्च होता है, तो वो वाला क्या नाम है मुख्यालय कहाँ, तो वो है भोपाल में। देखिए एग्रीकल्चर जो विभाग है, ICAR जो डिपार्टमेंट है, वो एक मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें नहीं क्या नाम है वो करता है, वो कृषि विभाग और पशुपालन, ठीक है, कई एग्रीकल्चर, कई सारी चीज़ों को वो उसके विभाग में अंतर्गत आता है। तो इसका जो मेन मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। लेकिन अगर हम यही बात करें कि मिट्टी से संबंधित जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होती है, वो कहाँ होती है, तो वो होती है भोपाल में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ICAR ने मिट्टियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो वो है 8 भागों में। ICAR जो है उसने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन कृषि से संबंधित 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। टोटल अगर बात करें मिट्टियों को तो 8 भागों में बांटा है, लेकिन अगर बात करें कृषि से संबंधित कितने भागों में बांटा है, तो वो है 4 भागों में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पुटअप किया जाए टोटल कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि कृषि से संबंधित कितने भागों में बांटा गया है, तो हो जाएगा 4 भागों में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मिट्टियों में जो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें NPK, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। कौन सा, NPK, ठीक है। ये वर्ड आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। N से हो जाएगा नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। जो कि मिट्टी में महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेशियो होता है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए जब फसल बो जाती है, जब फसल क्या नाम है बोई जा चुकी होती है, इसके बाद जब फसल जम चुकी होती है, तब का रेशियो क्या होता है, तो वो है नाइट्रोजन अगर 4 होगा तो फास्फोरस 2 होगा तो पोटेशियम 1 होगा। तो इसका अनुपात कितना होगा, 4:2:1। ये किस टाइम पे होगा, जब फसल बीच में मध्य में चल रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बीज बोते टाइम, देखिए बीज बोते टाइम मिट्टी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो बीज बोते टाइम देखिए 2 प्रकार के रेशियो होते हैं। अब एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे दालें ज़्यादा पैदा होती हैं, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे दालें ज़्यादा पैदा नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ दालें सबसे ज़्यादा पैदा होती हैं वहाँ पे क्या होता है। तो देखिए जिस एरिया में दालें ज़्यादा पैदा होती हैं, ठीक है, जिस भाग में, जिस खेत में दालें ज़्यादा पैदा होती हैं, वहाँ पे जब हम फसल को या बीज को बोएंगे तो वहाँ पे जो रेशियो होगा मिट्टी का, वहाँ क्या होगा, रेशियो वहाँ का होगा NPK का। नाइट्रोजन अगर 1 होगा तो फास्फोरस 2 होगा तो पोटेशियम 1 होगा,
ठीक है। तो एनपीके वहाँ पर रेशियो क्या होगा, 1:1 बीज बोते समय, जहाँ पे क्या होगा, दालें ज़्यादा पैदा होती हैं। ठीक है। अब जहाँ दालें ज़्यादा पैदा नहीं होती हैं बीज बोते टाइम, वहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे रेशियो होगा 2:1:1। तो अब हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है, दालें ज़्यादा पैदा होती हैं तो वहाँ पे जो क्या नाम है, एनपीके का जो रेशियो है उसमें एन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, जहाँ देखिए अब इसका रीज़न मैं बता दूं कि देखिए दाल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है रेजिनॉल। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन ओरली अभी बता दे रहा हूँ। तो दाल में एक बैक्टीरिया होती है, उसका नाम है रेजिनॉल। तो रेजिनॉल का काम क्या होता है कि वो प्रकृति से मतलब प्रकृति से क्या होता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि नाइट्रोजन को, वो जो बैक्टीरिया होता है, रेजिनॉल नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो प्रकृति से नाइट्रोजन को खींच लेता है। तो देखिए जिस भाग में दालें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया के होने की संभावना ज़्यादा है। बैक्टीरिया होती है वहाँ पे, कौन सा बैक्टीरिया, रेजिनॉल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इस वजह से रेशियो कम रहता है, क्योंकि क्या होता है कि रेजिनॉल जो बैक्टीरिया है वो प्रकृति से नाइट्रोजन खींच लेता है और यहाँ पे जो एक है इसकी पूर्ति कर देता है। लेकिन जहाँ पे दाल पैदा ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पे रेजिनॉल बैक्टीरिया नहीं होता है, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो ये रीजन है। अब अगर हम तीसरा और अंतिम बात करें तो उसका फसल तैयार होना। तो देखिए जब फसल बीच में चल रही होती है तब का रेशियो हमने जान लिया, फसल जब बोई जाती है तो उसके बारे में हमने दोनों जान लिए पॉइंट। इसके बाद जब फसल काटने की बारी जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है, तब का रेशियो मिट्टी का क्या होता है, तब रेशियो होता है 4:3:2। ये होता है मिट्टी का रेशियो जब फसल एकदम तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये मिट्टी की आवश्यक पोषक तत्व और उनका रेशियो है। अब अगर हम यही पे बात करें कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन एक्चुअली होता क्या है कि मिट्टी में जब नाइट्रोजन की मात्रा एक्चुअली कम हो जाती है तो उससे पौधों में फर्क क्या पड़ता है। तो जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो उससे पौधों की पत्तियां जो होती हैं और तना, उनका क्या होता है, विकास रुक जाता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक है, तो उसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन की मिट्टी में कमी है तो उसके उपाय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो है यूरिया। तो यूरिया हम डालते हैं, जिसमें कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो वो है 46%। 46% जो मात्रा होती है वो यूरिया में होती है। यूरिया जो 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जो यूरिया होती है वो कैसा उपाय है, वो कृत्रिम उपाय है, मतलब ये मानव निर्मित है। ठीक है, और जो यूरिया होती है वो हमारी खेती और मिट्टी के लिए ज़्यादा सही नहीं है, वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें कई सारी केमिकल्स वगैरह होते हैं। लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिलता है तो मजबूरी में डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसका कृत्रिम उपाय क्या है, तो यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर बात करें प्राकृतिक उपाय क्या है, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपाय दालों की खेती करना है। देखिए जितनी ज़्यादा दाल की खेती करेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें जो उपस्थित जो रेजिनॉल बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा होंगे। तो देखिए दालों की खेती करना होगा, क्योंकि इसमें उपस्थित रेजिनॉल बैक्टीरिया प्रकृति से नाइट्रोजन खींच लेते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा उपाय हो गया, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक उपाय। ठीक है, जो कि प्रकृति से रेजिनॉल बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन खींच लेता है। क्योंकि हमारी प्रकृति में देखिए प्रकृति से नाइट्रोजन प्राप्त करने के कई तरीके। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति में नाइट्रोजन कितने % है, आप सब जानते हैं। और जो जानवर जो मरे हुए जो जानवर होते हैं वो गल जाते हैं पानी से क्रिया करने के बाद में, तो उनसे क्या होता है, उससे भी नाइट्रोजन, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनसे भी नाइट्रोजन मिलते हैं। तो कई सारे क्या नाम है कि साधन है नाइट्रोजन, प्रकृति से नाइट्रोजन खींचने के। तो रेजिनॉल क्या होता है, उन सब साधनों से नाइट्रोजन खींच लेता है और मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी पूर्ति कर देता है। ये चीज़ सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें फास्फोरस की क्या उपयोग होता है, तो फास्फोरस मुख्यतः जो उसकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ के जो पौधे की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूत करता है कौन, फास्फोरस। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम काम क्या होता है, तो पोटेशियम का जो और अदर चीज़ें होती हैं पौधों में, और संपूर्ण विकास, पौधों के जो संपूर्ण विकास होता है उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो पोटेशियम पूरा करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो उसका है
अगर हम बात करें कि मिट्टी की जो परतें होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो देखिए मिट्टी की परतें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। अब वो परतें कौन-कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली परत आ जाएगी हमारी ह्यूमस, इसके बाद टॉप सॉइल या टॉप लेयर, इसके बाद सब सॉइल या सब लेयर, इसके बाद कंकड़ या पत्थर वाली परत, इसके बाद चट्टानी परत। तो इन पांचों पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमस की, तो ह्यूमस एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ह्यूमस एक्चुअली होता ये है कि जो क्या होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास एरिया में जो कूड़ा करकट होता है, पौधों की सूखी हुई पत्तियां होती है, घास फूस होता है, प्यार होता है, गोबर होता है, वो क्या होता है कि जब कूड़ा करकट जो कूड़े के ढेर में पड़ा रहता है, ठीक है, अब क्या होता है कि उस ढेरों में, उस कूड़े के ढेर में पानी पड़ जाता है या पानी बरस जाता है, पानी के साथ जो क्रिया हो जाती है, तो क्या होता है कि जो उस कूड़े के ढेर में जब पानी के साथ क्रिया होती है तो वहाँ पे ह्यूमस पैदा हो जाता है। ठीक है, पानी की परत, पानी की जो उसमें लेयर पड़ जाती है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, इसको मेन बात बताते हैं कि जो पौधों की सूखी पत्तियाँ होती हैं और मरे हुए जानवर और कूड़ा करकट, इन सब में अगर हम पानी की क्रिया करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो चीज़ें जो होगी वो गल जाएंगी पानी से और हवा की क्रिया से। तो वो जब चीज़ें गल जाएंगी तो वो आपकी ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस पैदा होगा। और वो जो ह्यूमस होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, लेकिन उपजाऊ तो होता है लेकिन उस ह्यूमस वाले पार्ट में हम कृषि या खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमस वाला जो पार्ट होता है बहुत ही ऊपर, सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है और ये बहुत पतली लेयर होती है। ठीक है, तो ये ह्यूमस वाला ये पार्ट हो गया। अब अगर इसको हम बात करें कि टॉप टॉप सॉइल क्या होता है, अब देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए अगर मान लो ये हमारी लेयर है, ठीक है, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये वाला हमारा पार्ट हो गया, एक सेकंड, ये वाला पार्ट हमारा हो गया ह्यूमस वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर कह दें तो ये हो गया हमारा ह्यूमस टॉप वाला। ठीक है, इसके बाद अगर हम टॉप लेयर या टॉप सॉइल की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा टॉप सॉइल वाला। अब टॉप सॉइल वाले जो पार्ट होता है उसका काम क्या होता है, तो देखिए ज़्यादातर जो खाद्यान्न जो फसलें होती है, जिसमें जो खाने वाली चीज़ों की जो फसल उगाई जाती हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती है, तो इसे टॉप सॉइल में होती हैं। जो ज़्यादातर जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती है कौन सी मिट्टी में, कौन से लेयर में उगाई जाती है, तो वो टॉप सॉइल में उगाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि देखिए ह्यूमस जो होता है वो, देखिए अब क्या होता है कि जो ह्यूमस होता है, अब हम लोग जब खेतों में जुताई करते हैं, देखिए जब धान जब हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, धानों की कटाई हो जाती है, तो हम देखते हैं कि खेतों में क्या होता है, ऊपर ऊपर काई लग जाती है। तो काई वो क्या करता है, ह्यूमस का काम करता है। इसके बाद जब हम अगली फसल बोते हैं तो क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। तो खेतों की जुताई करने का मेन रीज़न ये है कि जो ऊपर का जो लेयर में जो ह्यूमस है जो कि उपजाऊ है, वो मिट्टी में मिल जाए। जुताई करने से वो मिट्टी में जो टॉप लेयर जो होता है, टॉप सॉइल होती है, उसमें मिल जाती है, जिससे कि जो टॉप लेयर या टॉप सॉइल होती है वो भी उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, ह्यूमस मिलने से। तो जब उपजाऊ बन जाती है तो उसमें जब हम फसल बोते हैं, खाद्यान्न फसलें बोते हैं, तो उसका अच्छी से पैदावार होती है। तो यही रीज़न है। इसके बाद हम अगर तीसरी सॉइल की बात करें तो इसको हम कहते हैं सब लेयर। और सब लेयर ये परतें जो होती हैं वो बड़े बड़े पेड़ों में होती हैं। ठीक है, तो सब लेयर जो होती हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, सब लेयर जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो सब लेयर तक जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद आता है कंकड़ या पत्थर वाली परत। तो कंकड़ या पत्थर वाली परत एक्चुअली कैसे होता है, तो ये चट्टानों से टूटने से जो कंकड़ पत्थर बनती हैं उनसे जो बनी परत होती है। और अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े जो इमारत होती है उसका उनका जो फाउंडेशन जो नींव होती है वो कौन से परत में बनाई जाती है, तो वो है यही वाली परत है, कंकड़ या पत्थर वाली परत। ठीक है, इसके बाद हम अगली परत लेंगे और अंतिम जो परत है वो है चट्टानी परत। और जो चट्टानी परत है वो सबसे अंतिम परत है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप सॉइल, ये वाली सॉइल जो है, कि टॉप सॉइल का जो जननी जननी यानी कि पेरेंट्स लेयर किसको कहते हैं। टॉप सॉइल जो बनी है वो किस किस लेयर से बनी है, तो टॉप सॉइल बनी है कंकड़ या पत्थर वाली परत से। ठीक है, आप लोग ये मत कहना कि चट्टानी परत से बनी है। देखिए टॉप सॉइल जो है वो चट्टानों से नहीं बनी है,
टॉप सॉइल के चट्टानों से टूट के तो कंकड़ पत्थर बने हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब कंकड़ पत्थर से क्या नाम है कि हमारी टॉप सॉइल बनी, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो टॉप सॉइल का जो पेरेंट्स लेयर होती है वो कौन सा होता है, कंकड़ या पत्थर वाली परत, ये वाली परत होती है, ठीक है। तो इन परतों को बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक है उसको हम लेंगे, उसका नाम है पीएच मान। अब यहाँ पे देखिए मिट्टी का जो पीएच मान है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली मिट्टी का पीएच मान, जो पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिट्टी की पीएच मान की बात करेंगे। तो देखिए मिट्टी में अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय मिट्टी होती है। अगर मिट्टी में पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय मिट्टी होगी। और अगर मिट्टी में पीएच मान 7 है, ना तो 7 से कम है ना तो ज़्यादा है, तो मिट्टी कैसी होगी, वो उदासीन मिट्टी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है, ठीक है, मिट्टी का जो पीएच मान जांचने के लिए हमेशा किस लेयर का हम प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी का पीएच मान जांचने के लिए हमेशा हम टॉप सॉइल का हम चूज करते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल जो होती है उसी का हम प्रयोग करते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो खाद्यान्न जो फसलें होती हैं वो टॉप सॉइल में ही बोई जाती हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सा फंडा है। तो जिस चीज़ को हम उपयोग फसल हम कर रहे हैं, फसल टॉप सॉइल में उग रही है, तो उसी का परीक्षण, उसी का पीएच मान निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में 5 से 6 बार ये पूछ चुका है कि मिट्टी की जो फसल होती है, अच्छी जो फसल होती है उसमें मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो वो 6 से 7.5। 6 से 7.5 जो होता पीएच मान है वो अच्छी फसल के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो चूना पत्थर। तो मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। और अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसको सही करने या सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंजर भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो वो है 11। तो बंजर भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो वो है 11 होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे लेते हैं मिट्टी के टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी को मुख्यतः क्या नाम है, मिट्टी को टोटल मिट्टी को कितने भागों में, 8 भागों में ICAR ने डिवाइड किया है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं इनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली मिट्टी हमारी आ जाएगी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में लगभग 43% मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुख्य विस्तार जो है इसका कहाँ पे है, तो मुख्य विस्तार इसका भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सतलज नदी है, पश्चिमी वाला क्षेत्र है। ये मान लो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस तरफ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी वाला, इस वाले क्षेत्र में जो सतलज नदी के से लेकर के भारत के पश्चिमी क्षेत्र सतलज नदी से लेकर के पूर्वी क्षेत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी असम तक पाया जाता है। इसका क्षेत्र जो विस्तार है यहाँ तक पाया जाता है। इसे स्थानांतरण मिट्टी भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसे स्थानांतरित मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः 3 नदियों के योगदान से बना है। कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें इसी मिट्टी में पैदा होती हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और इस मृदा में या इस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी से यह मिट्टी होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। अब खादर और बांगर क्या होता है इसको हम आप लोग बताएंगे। देखिए अगर हम लोग खादर की बात करें तो खादर वो वाला पोर्शन होता है जो नदियाँ निकलती हैं, तो नदियों के किनारे का वह क्षेत्र जहाँ पे पानी आसानी से पहुँच सकता है, जहाँ पे पानी की आपूर्ति होती रहती है, पानी की पूर्ति जो होता है वो होती रहती है, वो वाला क्षेत्र खादर होता है, जो कि उपजाऊ भाग होता है। इसी खादर वाले एरिया में हम लोग क्या करते हैं, नदियों किनारे ककड़ी, खीरा और जो क्या नाम है कि लौकी, जो बारी वाली जो जिसको देसी लैंग्वेज में बोलते हैं बारी, ठीक है, सब्जियां वगैरह जो उगाई जाती है वो इसी क्षेत्र में उगाई जाती है। अगर हम यही बात करें बांगर क्षेत्र, तो बांगर क्षेत्र जो होता है वो उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है। बांगर क्षेत्र में क्या होता है कि मिट्टी जो पानी होता है, जो नदियों का पानी होता है वो पहुँच से बहुत दूर होता है,
ठीक है। तो ये उपजाऊ भाग नहीं होता है, इसको हम बांगर कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगली मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए हाँ, और अगर जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है मुख्यतः मैदानी भागों में पाई जाती है। ठीक है, मैदानी भाग कौन सा? तो जैसे हमारा मैदानी भाग हो गया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो एरिया है ये मैदानी वाला एरिया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें काली मिट्टी की, देखिए काली मिट्टी का जो विस्तार भारत में कितना है, तो वो है 15.20% विस्तार भारत में है। मतलब 15.20% जो मिट्टी है वो भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर अभी ये बात करें कि इस मिट्टी का एक्चुअली निर्माण कैसे हुआ है, तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है लावा से। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली जो मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के अपरदन से हुआ है। नदियों से जो मिट्टी कट कट के आती, छन छन के आती है, वो क्या होती है, जो नदियों के साथ जो बारीक पार्टिकल जो तैर तैर के आते हैं वो लेयर बाय लेयर बनाते जाते हैं, उसी से वो मिट्टी बनी है। ठीक है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद अगर हम बात करें काली मिट्टी का निर्माण एक्चुअली हुआ कैसे है, तो वो हुआ है लावा से। देखिए लावा जब निकलता है तो लावा निकलने के बाद में वो परत दर परत, ऐसे परत दर परत क्या होता है, जमता जाता है। अब जमने से जब वो ठंडा हो जाता है तो वो काला काला हो जाता है, तो सबको पता है, जिससे कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। और इस काली मिट्टी में कपास जो होता है उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, कपास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और अगर इस मिट्टी की बात करें तो मुख्यतः ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो ये मिट्टी जो होती है पश्चिमी पठारों में पाई जाती है। पश्चिमी पठार कौन कौन से एरिया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वाले एरिया जो होता है, और भी एरिया है कुछ बहुत, ठीक है, इन एरिया में पाए जाते हैं। अब इनमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूना, ये जो होते हैं ये भरपूर मात्रा में इन मिट्टियों में तत्व होते हैं। ठीक है। और इस मिट्टी को हम लोग रेगड़ू मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में किसी ने पूछ लेगा रेगड़ू मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो वो है काली मिट्टी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें लाल मिट्टी की, तो देखिए लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो कितना परसेंट लाल मिट्टी पाई जाती है भारत में, तो वो है 18.6% जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी पाई जाती है भारत में। और इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो हुआ है अग्नेय चट्टानों से। और इसमें जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि यह मिट्टी कृषि के लिए सही नहीं होती है, क्यों सही नहीं होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है इसमें कमी होती है इसकी। ठीक है। आप सब जानती है ह्यूमस अगर अच्छी होगी तो उपजाऊ मिट्टी होगी, ह्यूमस अगर नहीं है तो फिर उपजाऊ है नहीं। तो जब ये कृषि के लिए अच्छी नहीं है तो इसमें कौन कौन सी कृषि उगाए जा सकते हैं, तो इनमें देखिए सबसे ज़्यादा मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, जुंडी हो गया, ये सब अनाज जो होते हैं वो उगाए जाते हैं। ठीक है। दालें वगैरह हो गई, तिल वगैरह हो गया, ये सब मोटे अनाज है, ये उगाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे है, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, और भी जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी का जो भारत में कितने परसेंट पाई जाती है, तो वो है 3.70%। ठीक है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, देखिए ये वाला अगर हम एरिया है दक्षिणी साइड, तो ये वाला एरिया हो गया पूर्वी साइड, और ये वाला हो गया हमारा एक सेकंड, अगर ये हमारा ये अगर हमारा ये मैप है तो ये वाला हो गया हमारा पूर्वी साइड, और ये वाला हमारा हो गया पश्चिमी साइड। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो होता है उसमें पाई जाती है, और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पाई जाती हैं, और केरल और असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। ये मिट्टियाँ कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। और इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होती है, जिससे कि चूने की कमी के कारण यह मिट्टी कैसी होती है, वो अम्लीय होती है। तो लैटेराइट मिट्टी अम्लीय होती है किसके कारण? चूने की कमी के कारण। ठीक है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं होती है ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मोटे अनाज उगाते हैं। ठीक है। और अम्लीय होने के कारण यह मिट्टी चाय के लिए उत्तम मानी जाती है।
अब ये मिट्टी सबसे ज़्यादा किसमें उत्तम मानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए, क्योंकि जो चाय की खेती के लिए हमको मिट्टी जो होती है वो अम्लीय थोड़ी चाहिए होती है। तो ये मिट्टी अम्लीय होती है, तो इसीलिए इस मिट्टी में चाय की खेती अच्छे से होती है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों जो मिट्टियाँ हैं, ये 4 मिट्टियाँ जो हमने पढ़ा दी, कौन सी? लैटेराइट और लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ये जो चारों मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इनको हम कृषि आधारित मिट्टियाँ मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम जो बात, जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ICAR ने कृषि आधारित कितनी मिट्टियों में डिवाइड किया, तो 4 मिट्टियाँ, तो वो 4 मिट्टियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? यही 4 मिट्टियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो अदर 4 मिट्टियाँ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके बाद हमारा आ जाएगा वनी मिट्टियाँ। तो वनी मिट्टियाँ एक्चुअली होता क्या है कि जो पर्वतीय ढालों में जो विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत क्या होती है, वो पतली परत हो जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है, इसकी उर्वरता कम शक्ति होती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस मिट्टी में देखिए जीवांश जो होते हैं, जीवांश क्या होते हैं? जो जीव के जो अंश होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, इनकी अधिकता होती है। ठीक है, और इसकी उर्वरता शक्ति जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में बागवानी फसलें ज़्यादा होती हैं। बागवानी फसलें कैसे? जैसे चाय, कहवा, मसाले आदि के लिए ये जो मिट्टी होती हैं, ये उपयोगी होती है। कौन सी? वनी मिट्टियाँ जो होती हैं वो चाय, कहवे, मसाले आदि के लिए उपयुक्त मिट्टियाँ होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिट्टियाँ होती हैं मुख्यतः केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, और क्या नाम है, असम वगैरह, और ये इन क्षेत्रों में ये कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम मरुस्थलीय मिट्टियों की बात करें, तो मरुस्थलीय मिट्टियाँ जो होती हैं भारत में कितने % पाई जाती है? तो वो है 4%। 4% जो मिट्टियाँ है मरुस्थलीय, इसका विस्तार है भारत में। और ये मिट्टियाँ कैसी होती हैं? बलुई होती हैं, और इन मिट्टियों में लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो अगर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होगी तो मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या होगी? इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो मोटे अनाज कौन कौन से हो जाएंगे? वही बाजरा, जुंडी, दाल, तिल, तिलहन, ये सब मोटे अनाज होते हैं, इनको हम इसलिए उगाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो भी राजस्थान का जो क्या नाम स्टूडेंट होगा, जो भी राजस्थान का रहने वाला होगा या राजस्थान जो भी घूमने गया होगा, उस साइड में आप लोग देखिए कि धान और गेहूं की खेती आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमारा पूर्वी साइड है उसी साइड में देखने को मिलेगी, नहीं तो और जो साइड है वहाँ पे बाजरा की खेती ज़्यादा होती है राजस्थान के एरिया में। इसके बाद हम लोग अगली मिट्टी की बात करेंगे, वो क्षारीय मृदा। अब क्षारीय मिट्टी भारत में कितने % पाई जाती है? तो वो है 1.29%। ठीक है, और इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक 2018 के जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि ऊसर मिट्टी जो होती है वो किस मिट्टी को कहते हैं? तो ऊसर मिट्टी जो होती है वो क्षारीय मृदा को कहते हैं, याद रखिएगा। ऊसर मिट्टी किसको कहते हैं? क्षारीय मृदा को। और रे मिट्टी भी क्षारीय मृदा को कहते हैं, और कल्लर मिट्टी भी क्षारीय मृदा को कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, कौन कौन से तत्व? सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की देखिए दोस्तों, इसमें कमी होती है, और यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है, इसीलिए इसमें नारियल की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षारीय मिट्टी होती है इसमें क्या नाम है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए अनुपजाऊ होती है। और क्या होती है, जब अनुपजाऊ होती है तो इसमें नारियल की खेती वगैरह करते हैं। और ये जो मिट्टी होती है वो किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो वो हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, मद्रास, ये सब एरिया जो होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। अब अगर हम यही आखिरी और लास्ट मिट्टी की बात करें, तो वो है कौन सी मिट्टी? तो वो है पीट या जैविक मिट्टी। ठीक है, तो पीट या जैविक मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसका विस्तार कितना है भारत में? तो पीट या जैविक मिट्टी का विस्तार है 2.17%। भारत में ये मिट्टी का विस्तार है, और इसका निर्माण दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए, अब जो दलदली क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में जैविक पदार्थ होते हैं वो इकट्ठा जो होते रहते हैं, मतलब जमा होते रहते हैं। इसी 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 जो जो जैविक पदार्थ होते हैं इन्हीं मिट्टियों से
ये इन्हीं पदार्थों से जो जमा होते रहते हैं, इन्हीं से हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं जैविक मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? जिनको हम बोलते हैं जैविक या पीट मिट्टी। अब अगर हम इसको हम बात करें कि केरल में इस मिट्टी को कारी किस नाम से जानते हैं, तो जैविक मिट्टी जो होती है केरल में इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो वो है कारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें फास्फेट और पोटास की कमी होती है, और इसकी उर्वरता जो शक्ति होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब उसकी ये मिट्टी जो होती है इतनी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, अब अगर इसको हम बात करें तो ये मिट्टी देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के अतिरिक्त, मतलब ये जो मिट्टियाँ होती हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन सी नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो अलावा ये जो मृदाएं होती हैं वो कच्छ के रण में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी? तो ये हमारी जो जैविक और पीट मिट्टी जो होती है वो कच्छ के जो रण होता है उसमें भी पाई जाती हैं ये मिट्टियाँ। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है वो देखिए पूरी तरीके से जो भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले वर्ष जो पॉइंट आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट ज़रूर समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चलने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।